गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं कक्षा 5 के लिए हिंदी व्याकरण का चौथा पाठ, जो पाठ का नाम है संज्ञा, पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग शायद इसके पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसमें एक बात हम पहले समझेंगे कि संज्ञा होती क्या है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? एक व्यक्ति विशेष की पहचान, यानी कि जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को महसूस कर सकें, समझ सकें या उसकी भावनाओं को देख सकें। ऐसे में कई तरह की बातें आती हैं, जैसे कि कोई लड़का है। लड़का तो एक तरह से मतलब ये आपका है, लेकिन लड़का बहुत सारे लड़कों को एक साथ इंडिकेट कर रहा है, तो बहुत सारे लड़कों को एक साथ प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर तो ये बात में बताई जाएगी आप लोगों को, लेकिन जो सबसे पहली बात यहाँ पर देखने वाली बात होती है कि संज्ञा क्या होती है? एक व्यक्तित्व या एक व्यक्ति की पहचान होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, उसकी एक विशेष पहचान, और वो किस आधार पर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब ये तो आपका अर्थ हो गया कि संज्ञा होती क्या है। अब लेकिन अगर संज्ञा की परिभाषा हम देखते हैं तो संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बात ये ध्यान से समझ लीजिए इसको, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मैं समझता हूँ आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं एक बार इसकी परिभाषा फिर रिवीजन कर दे रहा हूँ। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर जो संज्ञा के भेद की बात बताई गई है, संज्ञा के भेद के संदर्भ में आपको यहाँ पर सिर्फ 3 बातें बताई जा रही हैं, और 3 को मूल रूप से माना भी जाता है। जो यहाँ तक इसमें संबंध, इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 को ही मूल रूप से आपको पढ़ना है। अब जहाँ तक इसमें समूहवाचक और आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो थोड़ा सा इसके अंश को बाद में बताया जाएगा, लेकिन जो इसको बताऊंगा मैं, लेकिन जो पहले आपका पाठ का मूल आधार है, कितने आपके सिलेबस है, सिलेबस में दिया है, पहले आप उसको समझ जाइए। अब आते हैं हम परिभाषा के बाद इसकी भेद, और भेद के बाद आती है बात 3 की। पहला इसमें आता है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। अब इन परिभाषाओं को मैंने कुछ को तो पूरा लिख दिया है, लेकिन कुछ को शॉर्ट रूप से समझा रहा हूँ, और उसको आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। अब जैसे व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध हो। एक बार इसे ध्यान से सुनिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान। अब यहाँ पर व्यक्ति व स्थान में विशेष नहीं लगा, इसका मतलब उसको भी विशेष होना चाहिए, उसके समान या उसके से होने और कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक व्यक्ति विशेष की बात की जाती है, तो व्यक्ति विशेष में वही व्यक्ति होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति या उससे किसी समूह या किसी जाति या भाव का मतलब बोध न हो। तो ये तो हो गया आपका व्यक्तिगत वाचक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद दूसरी बात आती है। अब जैसे व्यक्तिवाचक में क्या होता है? व्यक्तिवाचक में जैसे रामायण हुआ आपका, मदर टेरेसा हुई, ताजमहल, ये क्या है? अपने आप में एक यूनिक यानी अनोखी चीज है, इसके समान बुद्धि कोई नहीं है। इसके समान बुद्धि व्यक्तिवाचक मतलब पर्सनल, इसके समान कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद दूसरी बात आती है जात। जात से अर्थ होता है एक विशेष वर्ग। जात से मतलब क्या होता है? एक विशेष वर्ग। इसकी भी परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए आप। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति व स्थान का बोध न हो करके, एक बात यहाँ पर तो बोध होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या स्थान का बोध न हो करके
उसकी जाति का बोध हो, उसकी जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है शेर, नदी, फूल। अगर हम नदी की बात करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर नदी की बात हम करते हैं तो नदी में जितनी सारी नदियाँ हैं, यानी गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र, गंगा, सरस्वती और इसके बाद ब्रह्मपुत्र, कह सकते हैं भारत में जितनी भी नदियाँ हैं इसके समूह में आ जाएंगे। अगर हमने नदी के रूप में अगर सिर्फ गंगा का नाम ले लिया, सिर्फ गंगा का नाम ले लिया तो गंगा क्या हुई हमारी? अब यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल, अब यहाँ देखिए नदी हो गई और गंगा, ये दोनों बातें आप यहाँ स्पष्ट क्लियर हो जाएगा तो बातें समझ लीजिए। अब जैसे हमने नदी कर दिया तो नदी के अंदर वो सारी नदियाँ आ रही हैं जो कि भारत या विश्व में कहीं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन अगर गंगा की सिर्फ बात आती है, सिर्फ गंगा की बात आएगी तो गंगा एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जो विशेष रूप से पवित्र और ये काफी लंबी नदी भी मानी जाती है। तो कहने का मतलब कि ये व्यक्ति विशेष की बात आती है और यहाँ पर एक समूह, एक जाति का बोध हो रहा है कि सारी नदियाँ इसमें आ रही हैं और यहाँ पर व्यक्ति विशेष यानी एक विशेष वर्ग की बात की जा रही है, वर्ग नहीं, विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है या विशेष वस्तु की बात की जा रही है। तो जहाँ पर विशेष व्यक्ति और वस्तु की बात की जाती है वहाँ पर व्यक्तिवाचक, और जहाँ पर विशेष व्यक्ति की बात न करके उसके समूह की, उसके जात का बोध होता है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। अब इसके बाद जो तीसरी इसकी पॉइंट है आपका भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति जिन संज्ञा शब्दों से उसके गुण दोष, यहाँ से देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण दोष अवस्था या उसके भाव का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक। यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण दोष अवस्था या भाव का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब जैसे कि यहाँ पर वीरता शब्द आ गया। वीरता का मतलब क्या होता है? वीरता मन की एक भाव है, शारीरिक एक भाव है। और जैसे कि बुढ़ापा, मोटापा, ये तो मतलब एक शारीरिक रचना ही है, लेकिन ये सब क्या होते हैं? मिठास, खटास, एक भाव होते हैं। तो जहाँ पर ऐसे भाव उदित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आपका ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और आप लोगों को आज फिलहाल ये 3 परिभाषा बता रहा हूँ और तीनों परिभाषाओं की परिभाषा आपको लेकर के उदाहरण के साथ भेजनी होगी। इसके बाद कुछ इसमें शब्द दिए गए हैं जिनको जातिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन करना है। आप उसे भी परिवर्तित करके मेरे पास कल तक या शाम तक भेजेंगे। धन्यवाद।